चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ के विषय में पढ़ा रहे हैं, यानी कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। अब तक के लेक्चर्स में हमने आपको डिटेल में ये बताया कि किस तरह की एट्रोसिटीज़ हुई ब्रिटिश पीरियड के दौरान और लंबे समय से, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्हें भी डेमोक्रेटिक राइट्स देने की कोशिश की, जो वर्ग डिप्राइव्ड हुए, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज़ इसमें फॉरमोस्ट थी। उसके तहत कई प्रोविजंस हुए, जिसके तहत ही मैंने आपको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ाया। उसकी सारी प्रक्रिया को हमने समझा, सारा फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे। हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ज़्यादा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, जिसमें हमने लास्ट सेक्शन हेल्थ के ऊपर डिस्कस किया था। जिसके बाद आज बढ़ते हुए हम 6th सेक्शन की ओर हैं और आज हमारा इस सीरीज़ का यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। आज हम 6th सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द लैंड एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एनफोर्स्ड माइग्रेशन। 3 चीज़ें इसमें वर्ड आ रहे हैं, लैंड एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एनफोर्स्ड माइग्रेशन। उनकी ज़मीनों से उन्हें वंचित कर देना, उन्हें विस्थापित कर देना और उन्हें मजबूर करना कि वो वहाँ से पलायन करके किन्हीं और क्षेत्रों में जा कर के बसें, यानी कि उन्हें वहीं से माइग्रेंट बना देना, प्रवासी बना देना, वो भी उनकी इच्छा से नहीं, वॉलेंटरली नहीं, इनवॉलेंटरली। दैट इज़ द इशू। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद 2 सेक्शंस और हैं, उन्हें करते हुए हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आज के इस लेक्चर के माध्यम से। और फिर पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ शुरू करेंगे और पॉलिटी भी वाइंड अप हो जाएगी। देखिए, अगर हम ट्राइबल्स के एस्पेक्ट में देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ रिजाइड इन रिसोर्स रिच एरियाज़। ये मोस्टली हिली एरियाज़ में बसते हैं, जो कि मिनरल वाइज बहुत ही रिसोर्स रिच एरियाज़ होते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फॉरेस्ट, ये मिनरल्स, ये मेन स्टे होते हैं इनकी ऑक्यूपेशन का, ट्राइबल्स का। ज़मीन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। फिर मिनरल्स भी लैंड पे हैं, फॉरेस्ट भी उसी लैंड पे हैं। सो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका सोशो इकोनॉमिक आस्पेक्ट लैंड से जुड़ा है, इनका कल्चरल आस्पेक्ट लैंड से जुड़ा है, इनका रिलीजियस आस्पेक्ट वो लैंड से जुड़ा है। आप देखेंगे तो इनकी पूजा अर्चना करने के तरीके मोस्टली उन नेचुरल एलिमेंट्स के साथ जुड़े हैं जो उन लैंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे पर्वतों की पूजा करना, नदियों की, झील झरनों की, पेड़ों की, किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस करना, जैसे एनिमिज़म को फॉलो करना, टोटेमिक वर्शिप सिस्टम यहाँ पर फॉलो करना, स्पिरिट वर्शिप करना, ये सारी चीज़ें अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ी रहती हैं। तो उसी तरह से इनकी सभ्यता बनती है, इनकी जो संस्कृति है ऐसे ही विकसित होती है। लैंड इम्पॉर्टेंट है। अगर इनसे लैंड ले लिया जाए तो इनका वो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, उनका वो कल्चर, उनका वो रिलीजियस आस्पेक्ट, वो ट्रेडिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो सफ़र करता है। तो लैंड इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। अब उस आस्पेक्ट में अगर हम देखें तो समीकरण बदलते नज़र आते हैं। वो कैसे? जैसे शुरुआती तौर पे देखा जाए तो ट्रेडिशनली हम क्या देखते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर जो ऑनरशिप ऑफ लैंड है वो कम्युनिटी ऑनरशिप है, यानी कि जो ज़मीनों पर अधिकार रहता है वो इंडिविजुअल्स का नहीं होता, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं रहती है। आदिवासी समाज है और उस समाज का अधिकार रहता है, कम्युनिटी ऑनरशिप रहती है। ऐसे में कम्युनिटी एक साथ मिल करके उस लैंड को, उसके पोटेंशियल को हार्नेस करती है, यूटिलाइज़ करती है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर में लेकर के आए उसे या किसी भी अदर प्रैक्टिसेस में, और उसके जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन है, वो कम्युनिटी में शेयर हो जाता है। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है उस लेवल का। सोसाइटी में रिसोर्सेज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसकी वजह से अमीर गरीब और दूसरे भेदभाव नहीं आ पाते हैं, तो स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होती है सोसाइटी में। तो एक तरह से लगभग समान अधिकार रहते हैं सबके पास। तो ऑनरशिप ऑफ लैंड कम्युनिटी वाइज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली इनकी एग्रेरियन होती है, चाहे फिर वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, या एग्रेरियन एक्टिविटी करते हैं ये। तो इसकी वजह से इट फॉस्टर्ड एगैलिटेरियन वैल्यूज़। ये एगैलिटेरियन वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब कम्युनिटी के पास वो रिसोर्सेज होंगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ उस तरह से नहीं होगा,
क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप लैंड पे नहीं होगी किसी की भी, और जब प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन का ट्रेंड नहीं होगा। जब प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन का सिस्टम नहीं होगा तो फिर लैंड से कोई डिप्राइव भी नहीं किया जाएगा, किसी से लैंड एलिनेट भी नहीं किया जाएगा, लैंड का डेवलपमेंट किया जाएगा और सारी कम्युनिटी के पास ऑनरशिप है उस लैंड की, और उस लैंड पर होने वाली सभी की सभी पैदावार का जो हिस्सा है सारे समाज में बटेगा, और इसके तहत सारे समाज का ही विकास होगा, किसी एक घराने का, किसी एक वर्ग का या व्यक्ति विशेष का नहीं। एक तरह से एगैलिटेरियन समाज स्थापित होता है जिसमें सबका दर्जा लगभग समान है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, समान से संसाधन है, भेदभाव उस तरह का नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन उस तरह की नहीं है, एक फ्यूडलिस्टिक सिस्टम नहीं है सामंतवादी कि जिसमें एक वर्ग बाकी सभी वर्गों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऐसा तंत्र नहीं है। शोषण करने वाला समाज नहीं है, शोषित होने वाले वर्ग नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो कम्युनिटी ऑनरशिप है लैंड का, ये एगैलिटेरियन वैल्यूज़ को फॉस्टर करता है, और फिर ये अगर सोसाइटी एगैलिटेरियन है तो नेचुरली इट विल इन्फ्लुएंस द पावर रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। पावर रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इसी पे बेस्ड। पावर रिलेशन चेंज है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम होगा तो नेचुरली जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, और बाकी सभी उस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने वाली लेबर है, जैसा कि कैपिटलिस्ट समाज में होता है, पूंजीवादी समाज में होता है। एक जो है वो लैंड का ऑनर है, दैट इज़ अ लैंड ऑनर, और बाकी के सभी लोग उस लैंड पे काम करने वाले लेबरर्स हैं, दैट इज़ द लैंड वर्कर। तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड द वर्कर। इस तरह से जो पूरा का पूरा उस लैंड को मैनेज करने का सिस्टम है, दैट लैंड मैनेजमेंट, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सोसाइटी में एक वर्ग है जो लैंड को ओन करता है, और सोसाइटी में एक वर्ग है जो उस लैंड पे वर्क करके प्रोडक्शन करता है, और उसको उसकी लेबर या वेजेस पे कर दिए जाते हैं, या फिर जब वो उगाता है तो कुछ हिस्सा पैदावार का उसके पास चला जाता है, लेकिन उस ज़मीन से उत्पन्न होने वाली उस सरप्लस क्रॉप का जो मुनाफा है, जो फ़ायदा है, वो उसके पास चला जाता है जो मालिक है उस ज़मीन का, जबकि वो खेतों में काम कर भी नहीं रहा, क्योंकि वो कुछ और लोगों से काम करवा रहा है, और उनकी लेबर के बेसिस पर जो प्रोडक्शन है उसे सरप्लस बना रहा है, और उस सरप्लस प्रोडक्शन का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है जो लेबरर हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हैं। तो प्रॉपर्टी के राइट्स ही पूरी की पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का मैनर बदल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम टोटली चेंज हो जाता है, पावर रिलेशंस बदल जाते हैं। ये सोसाइटी जो कि ऑनर्स हैं लैंड के, ये सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लेबर के क्या राइट्स रहेंगे ये डिसाइड करते हैं। लेबर कितने घंटे काम करेगी, उसके कितने वेजेस होंगे, उसे कोई छुट्टियां दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, रिसोर्सेज किस तरह से हार्नेस किए जाएंगे, प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाएगा, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किस मैनर में होगा, कीमतें कैसे तय होगी, सारी चीज़ें। तो एक समय था जब कम्युनिटी ऑनरशिप है लैंड के ऊपर, उसमें से हो रही पैदावार का हिस्सा सबके पास जा रहा है, और सभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि लैंड उन सब से बिलोंग करता है, कोई ऑनर नहीं है और कोई वर्कर नहीं है, कोई लेबरर नहीं है, सभी के सभी प्रोपराइटर हैं उस ज़मीन के, उस पर काम करते हैं, और उससे जो पैदावार होती है वो बट जाती है सबके बीच में। तो सोसाइटी एगैलिटेरियन है, ऐसा कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पर। ऐसे में जो पावर रिलेशंस हैं वो यही हैं कि सभी मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो पार्टिसिपेटरी मैनर में हो रही है, सभी की भागीदारी है उसमें। समाज के लिए नियम समाज स्वयं बना रहा है अपनी भागीदारी से, इसलिए औरतों का भी स्थान पुरुषों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है यहाँ पर, बाकी समाज के मुकाबले। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस भी कम हैं, जेंडर इक्वलिटी नज़र आती है, क्योंकि सोसाइटी इक्वलिटेरियन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस उस तरह की नहीं है, इसलिए कई तरह के स्टिग्मास जो वुमेन के साथ, फीमेल के साथ जुड़े जाते हैं वो इस सोसाइटी में नहीं हैं। तो इस तरह से पावर रिलेशंस भी एक यूनिक मैनर में डेमोक्रेटिक से नज़र आते हैं, जिसमें हर कोई उस
क्लैन के लिए वर्क कर रहा है, उस कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, और हर कोई उस प्रक्रिया के तहत अपने आप में फ्री है। वो बॉन्ड नहीं है किसी के पास, बॉन्डेड लेबर की तरह उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है फोर्स्ड लेबर सिस्टम की तरह। लेकिन यही कैपिटलिस्ट समाज में देखें अगर आप, तो अगर इफ़ यू आर अ वर्कर, इफ़ यू आर अ लेबरर, आपसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन आप अपना जीवन यापन के लिए इतना भी कमा नहीं पा रहे हैं कि आप सही मैनर में अपनी लाइफ लीड कर पाएँ, तो नेचुरली आपको कर्जा चाहिए जीवन यापन करने के लिए। आप पर बोझ बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा धीरे धीरे। अगर आपके पास कुछ ज़मीन के टुकड़े हैं भी, आप उन पर खेती करके इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आप उन लोगों को लगान दे पाएँ जिन लोगों ने ज़मीनें कंट्रोल करके, ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले करके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उस समाज में रूल रेगुलेशन बनाने शुरू किए, और उस समाज का राजनीतिक तंत्र भी अब उनके पास है। और अब वो आपको प्रोटेक्शन देने के नाम पर, आपको व्यवस्था देने के नाम पर एक प्रशासन बना करके खड़े हैं, एक प्रशासनिक तंत्र, एक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके तहत पुलिस है, फोर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि सब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही सर्व कर रहे हैं, उन्हीं के लैंड और उन्हीं के एम्पायर को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यवस्था आपको दी जा रही है आपके नाम पर, एडमिनिस्ट्रेशन आपको दी जा रही है इसके नाम पर, आपसे लगान वसूला जाएगा, और लगान इतना एग्जॉर्बिटेंट होगा कि आप नहीं दे पाएंगे। ऐसे में मनी लेंडर के क्लचेस में आप आएंगे, उससे पैसा लेकर के आप अपना लगान चुकाएंगे, और फसल के फेल होने पर, मौसम के कमज़ोर पड़ने पर, ज़मीन इतनी कम है आपके पास, आप उस लगान तो अगली बार दे नहीं पा रहे हैं, आप उस मनी लेंडर के पैसे भी नहीं चुका पाएंगे, आपकी ज़मीनें उनके अधीन चली जाएंगी। एक समय ऐसा आ जाएगा आपका सर्वाइवल इतना डिफ़िकल्ट होगा, और कर्जा जो आप पर चढ़ा है वो इस तरह से चढ़ाया गया है, उस पर 200-300% के हिसाब से ब्याज लिया गया है आपसे, कि वो ज़मीनें देने के बाद भी चुकाया नहीं जा पाएगा। आप अपने आप को भी उसे सौंप देंगे, आप उसके बंधुआ हो जाएंगे, बॉन्डेड लेबर सिस्टम हो जाएगा, आपको फोर्स किया जाएगा काम करने के लिए, फोर्स्ड लेबर सिस्टम हो जाएगा। इस तरह का एक पावर रिलेशन क्रिएट होता है, एक मास्टर हो जाएगा और एक स्लेव हो जाएगा। एगैलिटेरियन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। तो ट्राइबल सोसाइटी में लैंड का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उनकी राजनीति को समझने के लिए यह बड़ा ज़रूरी है। उनकी पॉलिटिकल सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि समाज की व्यवस्था कैसी है, समाज एगैलिटेरियन है या नहीं है। सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस सिस्टम में कितना स्ट्रेटिफिकेशन है, और अगर नहीं तो इक्वालिटी का लेवल क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इन चीज़ों को देखें तो फिर कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द लैंड इज़ वेरी कोर विद द सेटलमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़। अगर तो उन्हें उनके कस्टम कल्चर मैनर को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें राइट्स देने हैं, तो हमें लैंड मैनेजमेंट के राइट्स कैसे हैं इन्हें देखना होगा। लैंड ऑनरशिप का प्रोसेस क्या है ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किन प्रिंसिपल्स के बेस पे लैंड ओन हो रहा है ये देखना होगा। तो ट्रेडिशनली ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज बाय द कम्युनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेनली एग्रेरियन लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और समथिंग एल्स। इट फॉस्टर्ड egalitarian वैल्यूज़ विच इन्फ्लुएंस देयर पावर रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब ऐसे में अगर आप उन्हें एक्सेस ना करने दें उनके लैंड पे, यानी कि उनके फॉरेस्ट पे, उनके मिनरल्स पे, और उनकी ज़मीन से उन्हें वंचित करें, तो ये पूरी तरह से उनकी लाइफ को डिवास्टेट कर देगा। क्योंकि मैंने बताया उनके लैंड से, उनकी यूनिक इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से, उनकी नेचर से ही, उस सेटलमेंट से ही, जिस रीजन में वो बसे हुए हैं, दैट निच क्रिएटेड बाय देम, उसी से उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका ट्रेडिशन सब कनेक्टेड है। सो द लॉस ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट caused devastation of lives of tribal people. That is a very big issue. तो land is very very important. आज़ादी के पहले से ही अगर हम फॉरेस्ट एक्ट की बात करें, फॉरेस्ट एक्ट 1868, देन 1875, देन 1925, मैंने आपको इन सब के बारे में बताया है, हमने फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है।
इन सभी ने कई तरह के अधिकार ब्रिटिशर्स को दे रखे थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, चाहे रेलवे के नाम पर बात करें, रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर बात करें, किसी भी पर्पसेस से जो ज़मीन है, जंगल हैं, उन पर अधिकार उन्हें प्राप्त थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इन लोगों को इनके जंगलों से वंचित किया जाता था, विस्थापित किया जाता था। आज़ादी के बाद सेम सिस्टम फॉलो हुए, कहीं तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शंस दी गई इन ट्राइबल सोसाइटीज़ को, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस विकसित होते हैं जिसके तहत जो इंडियन स्टेट है उसके पास राइट है एज एन एमिनेंट डोमेन कि प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन पर काम करते हुए वो ज़मीन किसी की भी जनहित में ले सकता है। एमिनेंट डोमेन का यहाँ पर मतलब क्या है कि आप किसी का भी प्राइवेट प्लॉट, प्राइवेट लैंड ले सकते हैं फॉर द पब्लिक पर्पस, फॉर द पब्लिक डेवलपमेंट। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है कि अगर 90 लोगों के फ़ायदे के लिए 10 को समझौता करना पड़े या 10 को योगदान देना पड़े, या सीधी भाषा में कहूँ तो 10 का नुकसान हो तो वो जायज़ है। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है। अगर सड़क निर्माण करनी है, स्कूल और हॉस्पिटल बनाना है आगे, उसके लिए अगर आपकी ज़मीनों की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट कैन एक्वायर दैट लैंड। तो एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है इंडियन लीगल सिस्टम में, जिसमें एमिनेंट डोमेन मतलब द एमिनेंट डोमेन, दैट एमिनेंट existence, that eminent power on the land or to acquire that land is vested with the state, that is the Indian state, the government. That is important. तो लैंड एक्विजिशन एक बड़ी चीज़ रही। हमने सोशलिस्ट सिस्टम को भी अपनाया, जिसके तहत नेशनलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आया, जिसके तहत नेशनलाइज्ड मैनर में चीज़ों का विकास किया जाएगा। तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर थी डेवलपमेंट की। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी एंटिटीज़ थी जो विकास करती थी। तो लैंड एक्विजिशन बड़ी बात थी, चाहे डैम प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स या कारखाने लगाने के लिए, चाहे सड़कों का निर्माण करने के लिए, किन्हीं भी पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो लैंड भी एक्वायर होता था और वो भी गवर्नमेंट के एंड पर होता था। तो ये एमिनेंट डोमेन के प्रिंसिपल ने भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया आदिवासियों को, और आज़ादी के बाद भी कई संरक्षण संवैधानिक तौर पर प्राप्त होने के बाद भी वंचित होते रहे, लैंड कॉम्प्रोमाइज़ होता रहा। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो वही मैंने लिखा है कि द फॉरेस्ट एक्ट अकॉर्डेड द स्टेट अ मोनोपोलाइज्ड कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पसेस। Principle of eminent domain is very much responsible for such deprivations after the independence. The development model in India is a carry forward model. जब मैं इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल की बात करता हूँ तो ये कैरी फॉरवर्ड मॉडल है। कैरी फॉरवर्ड मॉडल मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मॉडल फॉलो किया जाता था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या मॉडल हुआ करता था वो? देखिए, इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन ह्यूमन कैपिटल को एक्सप्लॉइट करना, और उस एक्सप्लॉइटेशन का बेसिस कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था? एक्सप्लॉइट करें इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज और इंडियन ह्यूमन कैपिटल को, यानी कि इंडियन इंटेलेक्ट को, इंडियन लेबर को, इंडियन वर्कर को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें, जितना हो सके इससे वेल्थ एक्सट्रैक्ट करें, सरप्लस क्रिएट करें और इसे रूट कर दें टूवर्ड्स ब्रिटेन। क्यों? फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन टू इन्वेस्ट इनटू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें जो इतने बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्फ्यूज़ हुआ, जो पूंजी लगी, जो पैसा लगा, वो पैसा बनाने के लिए, वो पूंजी का निर्माण करने के लिए बड़े स्तर पर इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, इंडियन ह्यूमन को एक्सप्लॉइट किया गया, उसके बेसिस पर वेल्थ एक्सट्रैक्ट की गई, सरप्लस डेवलप किया गया और इस एक्यूमुलेटेड वेल्थ को रूट किया गया टूवर्ड्स द ब्रिटेन, ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए वेल्थ फॉर्मेशन हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल दैट इज़ द पूंजी। ये सिस्टम अपनाया गया। आज़ादी के बाद फ़र्क ये आ गया
कि इस पैसे को ब्रिटेन नहीं भेजा गया, लेकिन सिस्टम वही फॉलो हुआ। इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ह्यूमन कैपिटल को एक्सप्लॉइट करना, वेल्थ डेवलप करना, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना और उसे कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट करना। शुरुआती तौर में हमने बेसिक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगाया था, जिसे हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री जो मशीन्स बनाती हैं। कैपिटल गुड्स, मशीन्स विच मेक्स मशीन्स, ओके, दे आर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। आपने एक इंडस्ट्री लगाई, दैट इज़ काइंड ऑफ आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और उन्हीं आयरन बार एंड आयरन शीट्स का यूज़ करके आपने मशीन्स बनाई। यही मशीन्स फर्दर आगे काम आएंगी किन्हीं भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स में आयरन बार्स एंड शीट्स बनाने के लिए। मतलब फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहे हैं जिन्हें आप सीधे कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी कम फैक्ट्री में साड़ी बनी, आपने साड़ी पहन ली, वो कंज्यूम हो गई, लेकिन उसी फैक्ट्री में यदि एक फोटोस्टेट मशीन बनी, तो जब आप उस फोटोस्टेट मशीन को परचेज़ करेंगे तो आप उस फोटोस्टेट मशीन से फर्दर काम करेंगे। आप प्रिंटर उस फोटोस्टेट मशीन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को फोटोस्टेट करेंगे। तो ये कैपिटल गुड है। आपने इस पर जो पैसा लगाया वो आपका पूंजी है, आपका निवेश है, आपका इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है, आपने उसे कंज्यूम नहीं कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने साड़ी खरीदी थी तो वहाँ पर जो आपने पैसा लगाया वो आपने खर्चा कर दिया, वो आपका एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस तरह से जो कंपनी साड़ी बना रही है वो कंज्यूमर गुड्स बना रही है, और जो कंपनी मशीन्स जैसे कि एक तरह से फोटोस्टेट मशीन बना रही है वो कैपिटल गुड्स बना रही है। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में पैसा निवेश किया गया। तो अंतर सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि ब्रिटिशर्स के समय में होता ये था कि जो वेल्थ है उसे एक्यूमुलेट किया जाता था और उसे लंदन भेज दिया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद वही वेल्थ एक्यूमुलेट की गई और उसे कैपिटल गुड्स सेक्टर में डाला गया, क्योंकि देश का निर्माण करना था, ये कंसेप्ट था। लेकिन इस वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, जिसे मैं कैपिटल कह के पुकार रहा हूँ, उस कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत से लोग हैं जिनसे उनके संसाधन डिप्राइव किए गए। जैसे कि जब भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पज़ से डैम्स आपने लगाए, रेलवे की लाइनें आपने बिछाई, रिवर और कनाल नेटवर्क को आपने बेटर किया, फॉरेस्ट की कटिंग हुई, माइनिंग हुई, अर्बनाइजेशन हुई, ये सारे पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट लैंड उन ट्राइबल सेटलर से डिवाइड कर दिए गए, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। तो एक तरह से हुआ ये कि एक वर्ग को आपने उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया है, लैंड से एलिनेट कर दिया है, और उस लैंड को यूटिलाइज़ कर रहा है एक दूसरा वर्ग, जिससे होने वाली कमाई को वो इस्तेमाल कर रहा है फिर से और निवेश करने के लिए। तो एक तरह से वेल्थ क्रिएशन तो हो रही है, लेकिन ये हो रही है कैपिटल को एक्यूमुलेट करके, और ये कैपिटल एक्यूमुलेशन का प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है एक सेगमेंट को उसके रिसोर्सेज से डिप्राइव करने के लिए। यहीं पर एक कंसेप्ट निकल करके आता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो डेवलपमेंट मॉडल था इंडिया में वो कैरी फॉरवर्ड था। इंडिया ने भी वही मॉडल आगे कैरी फॉरवर्ड किया जो ब्रिटिशर्स अपना रहे थे, और इसी की वजह से ड्यू अटेंशन नहीं दी गई सोशल कॉस्ट को, यानी कि डेवलपमेंट पर्पसेस से जो ट्राइबल सोसाइटी अपने लैंड से एलिनेट हो जाएगी, वो अपने फॉरेस्ट एरिया से डिप्राइव हो जाएगी। इसके वजह से उनका कल्चर, उनका कस्टम, मैनर, रिलीजन, ट्रेडिशन, हर चीज़ इम्पैक्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया, इकोनॉमिक कॉस्ट को ध्यान में रखा गया कि कितना पैसा हम निवेश करेंगे इस विकास के कार्यक्रम में और यहाँ से कितनी कमाई हमें आएगी, कितना मुनाफा होगा। तो इकोनॉमिक कॉस्ट तो कंसिडर की गई कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आएगा, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, लेकिन सोशल कॉस्ट क्या होगा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि सही मायने में इसका लाभ किस वर्ग को होने जा रहा है। क्या ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी सोसाइटी में, क्या वेल्थ कंसंट्रेट तो नहीं हो जाएगी, और क्या एक सोसाइटी स्टेक पे तो नहीं लग जाएगी हमारे इस डेवलपमेंट पर्सपेक्ट की वजह से। तो ये सोशल कॉस्ट कंसिडर नहीं हुआ पाया। इसके कोर में रीज़न क्या था, वो डेवलपमेंट मॉडल जिसे हम मॉडल ऑफ प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन कहते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स आप सबको पता है, एक विद्वान थे, इन पर मेरे लेक्चर्स हैं काफ़ी डिटेल में। जब हम कम्युनिज़म और मार्क्सिज़म के बारे में पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।
एक सिंपल कंसेप्ट में ये थ्योरी को समझते हैं, मॉडल ऑफ प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। देखिए क्या होता है प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। इसके पहले आप एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल को समझिए क्या होता है। मान लीजिए आपने कहीं पर 100 रुपया निवेश किया और आपको कमाई हुई 20 रुपये। तो आप क्या करते हैं, आपने 100 रुपये लगाया था, अब आपके पास 20 रुपये कमाई हुई है, मुनाफा हुआ है, तो आपके पास 120 रुपये हैं। तो आप उस 20 रुपये को भी इस 100 रुपये के साथ डाल करके निवेश कर देते हैं। मान लीजिए अब आपको कमाई हो गई 80 रुपये, तो अब आपके पास 120 की बजाय आगे 80 और रुपये हैं, तो 200 रुपये कुल हो गए। आपने वो 80 रुपये भी उस 120 रुपये के साथ जोड़ करके निवेश कर दिए, तो अब आपको कमाई हो गई मान लीजिए कि टोटल 300 रुपया। तो अब आपके पास 200 आपने निवेश किया था, 100 और आ गया, आपने उसको भी जोड़ करके फिर से निवेश कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप कैपिटल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप जो भी निवेश कर रहे हैं उससे आने वाली जो आपकी कमाई है, जो प्रॉफिट्स हैं, उन्हें आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्यूमुलेटिंग द कैपिटल। आप पूंजी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ये तो हुआ जब आपका काम चल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा आता है, सवाल यहाँ पर पैदा होता है, वो जो पहला 100 रुपया था वो कहाँ से आया। बाद में उससे 20 रुपये का मुनाफा कमाया तो डाल दिया, फिर 80 रुपये का मुनाफा हुआ तो वो बीच में डाल दिया, फिर 100 रुपये का मुनाफा हुआ तो डाल दिया। अंततः आप 300 रुपये तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। 200 रुपये तो समझ आया, आपने बीच में से ही कमा के निकाला, आपने इस तरह से कैपिटल एक्यूमुलेट कर लिया। लेकिन वो जो पहला 100 रुपये था जिसके दम पे ये फालतू का 200 रुपये और बना, यानी कि ये एक्स्ट्रा 200 रुपये कमाए गए, वो 100 रुपया पहले किधर से आया। वो है प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन, पहली एक्यूमुलेशन। बाद में जो आपने कैपिटल एक्यूमुलेट किया वो अलग बात है, जो पहली एक्यूमुलेशन है वो कैसे हुई। तो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था कि शुरुआती तौर में ऐसा हुआ यूरोपियन वर्ल्ड में, जब कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया, तो उसका रीज़न ही ये था कि बड़े पैमाने पर जो पीजेंट सोसाइटी है, जो फार्मिंग सोसाइटी है, उनको उनकी ज़मीनों से वंचित किया गया। जब उनको उनकी ज़मीनों से वंचित किया गया, उनका लैंड उनसे एलिनेट किया गया, तभी वो लोग बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो पाए फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए एज अ लेबर, सिटीज़ में रहने के लिए, और तभी सही मायने में कैपिटलिज्म भी आगे बढ़ पाया। अगर उनसे उनका लैंड एलिनेट नहीं किया जाता तो इतना बड़ा लेबर पूल क्रिएट ही नहीं होता, और अगर ये इतना बड़ा लेबर पूल वर्किंग फोर्स क्रिएट ना होती तो फैक्ट्री सेटअप में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस थ्योरी को वो ये कहते हैं कि जो प्रिमिटिव, सबसे पहले जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ कैपिटलिस्टों को, वो इस फॉर्म में हुआ कि जब उन्होंने इस पीजेंट सोसाइटी को उनके लैंड से एलिनेट कराया और उस लैंड को कैप्चर किया उन्होंने, तो वो accumulation of the wealth, that is the primitive, the first accumulation of the wealth, it is based on the deprivation of someone else। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन कहता है कि अगर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो आप दूसरों को उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से दूर कर दीजिए। यानी कि जो दूसरों का उत्पादन का आधार है, जो दूसरों का प्रोडक्शन का ज़रिया है, दूसरों की कमाई का आधार है, उनको उससे दूर कर दीजिए, फिर वो वेल्थ आपके पास आएगी, वो कैपिटल आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये तरीका है, ये है प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। ऐसा कहते हैं कोरोना पीरियड में भी ऐसा हुआ है। बहुत से थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भाई दो ही सेगमेंट रखे जाएंगे दुनिया में, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखा जा रहा है कि कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स सफ़र कर रहे हैं, वर्कर सफ़र कर रहे हैं। आज जो उनके हिस्से का पैसा था, वो कामकाज करते थे, पैसा कमाते थे, रोज़गार करते थे, वो सारा किसी न किसी वर्ग के पास तो जा रहा है। तो जो उनके हिस्से की वेल्थ थी, जो उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अब वो किन्हीं और के पास जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो वही कैपिटल का आधार बनेगा, दैट इज़ द प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। ये कोरोना पीरियड में भी ये थ्योरी लागू की जा रही है कि कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी आज भी लागू है। तो प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मॉडल जो है, वही उन्होंने कहा कि आज की डेट में भी ट्राइबल सोसाइटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मॉडल बिल्कुल करेक्ट बैठता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इन एरियाज़ में वेंचर ही इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही लीज़ के नाम पर या ऑक्शन के आधार पर वो लैंड मिले, जो ट्राइबल लैंड थे, जो रिसोर्स रिच एरियाज़ थे, वो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले।
और इसलिए ये उन क्षेत्रों में आए क्योंकि इन्हें जो सबसे पहला कैपिटल एक्यूमुलेट करने का मौका मिला, दैट इज़ द प्रिमिटिव कैपिटल एक्यूमुलेशन, वो इन ट्राइबल एरिया से मिला, उन ट्राइबल्स को उनके लैंड से एलिनेट करके किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पर। तो जो प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मॉडल इंडिया में ब्रिटिशर्स वाला फॉलो हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्राइबल सोसाइटी की सफरिंग का। उनको उनके लैंड से वंचित किया गया, उनके संसाधनों से वंचित किया गया, और या यूँ इसे इस तरह से भी कह लीजिए कि ट्राइबल्स के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से ट्राइबल्स को दूर किया गया, तो ही प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन हो पाया और वो मॉडल एग्जीक्यूट हो पाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कॉरपोरेट्स का डेवलपमेंट मॉडल था। दैट इज़ द कंसेप्ट। अब चाहे वो सरकार ने किया शुरुआती दौर में एज एन एंटिटी, कमर्शियल एंटिटी, या किसी प्राइवेट प्लेयर ने किया, रिजल्ट यही निकला कि ट्राइबल्स अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से दूर हुए। ये एक फॉल्टी प्रैक्टिस थी, यहाँ पर कमी हुई है। पहले यही कॉलोनलिस्टों ने अपनाया, उनके अगेंस्ट जो कॉलोनी डिवेलर थे, यानी कि जहाँ पर आकर के ब्रिटिशर्स या अदर यूरोपियंस रूल करते थे, जिन पर रूल करते थे वो एक तरह से आप उन्हें यहाँ पर ट्राइबल की तरह इक्वेट कर लीजिए, और जो रूल कर रहे हैं यूरोपियंस, उन्हें यहाँ पर आप या तो गवर्नमेंट को एज एन कमर्शियल यूनिट मान लीजिए या किसी कॉरपोरेट को। वही रिलेशन आज भी एग्जीक्यूट हो रहा है। आज कॉलोनिस्ट नहीं है, आज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, और आज कॉलोनी डिवेलर्स नहीं हैं, आज वो ट्राइबल्स हैं। तो दैट इज़ द आस्पेक्ट, और वही प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मेथड यहाँ पर काम कर रहा है। प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मेथड में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, उस तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रोचक तथ्य बताता हूँ, होता ये है कि आप किसी को उसके लैंड से एलिनेट करें तो फिर बड़ी मात्रा में लोग अवेलेबल हो जाते हैं एज ए लेबर। दूसरी तरफ आप कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे कि मशीन्स डेवलप हो जाए। तो अब पहले अगर आप लेबर से भी काम कराना चाहेंगे फैक्ट्री में, तो आप ये करेंगे कि आप मशीन्स भी साथ के साथ बना रहे हैं, ताकि 10 लेबर की बजाय आपको एक ही लेबर की ज़रूरत पड़े। तो पहले आपने जो लोग हैं उनसे उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन छीने, तो बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए, और अब आप उनको एक नए रोज़गार में लगा सकते हैं। तो पहले तो आपको वर्कर पूल मिल गया, ये पहली बात। दूसरी बात, अब आप उस वर्कर की वैल्यू को भी घटा दीजिए, क्योंकि आप साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के पर्पज़ से, तो जिसकी वजह से मशीन्स बन रही हैं, तो वर्कर की भी रिक्वायरमेंट उस लेवल पर नहीं है आपको। तो इसकी वजह से वर्कर जो है वो और ज़्यादा होंगे और जॉब्स कम होंगी, तो वर्कर अब और भी कम आंका जाएगा, उसके वेजेस और भी कम हो जाएंगे, और वर्कर के पास कुछ नहीं रहेगा देने के लिए सिवाय अपनी लेबर। तो वर्कर खुद को ही प्रस्तुत करेगा बहुत ही कम वेजेस में, कि वो सिंपली क्या फैच करना चाहता है आपसे, जस्ट अ वेज। तो वर्कर यहाँ पर क्या रह गया, सिंपली अ लेबर। तो वो अपने आप को ही लेबर कंसिडर करके अपनी लेबर ही बेच देगा, खुद को ही बेच देगा, और आप उसकी सर्विसेज अवेल करेंगे बहुत ही लो वेजेस पर। माहौल ऐसा बना दिया जाएगा। तो दैट इज़ द टेंडेंसी। इसी तरह से वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, कैपिटल एक्यूमुलेट होता है। ये एक्यूमुलेशन मेथड था कैपिटलिस्टों का, और ये प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन मॉडल थ्योरी को मैंने अभी आपको सामने रखा है एक लेवल पर। तो इस मॉडल के तहत कहीं भी जगह ही नहीं है कि आप सोशल कॉस्ट को भी ध्यान में रखें, कि भाई जिनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप छीन रहे हैं, जिनकी कॉस्ट पर आपको कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है, वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का क्या, उनके पावर रिलेशंस का क्या, उनके कल्चर कस्टम मैनर का क्या, इसकी जगह इस कैपिटलिस्ट मॉडल में कहीं नहीं है। यही रीज़न है सफरिंग्स का। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। आज़ादी के बाद भी देखा गया कि बहुत से प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वीकर सेक्शन के तौर पर बहुत से सपोर्ट्स भी दिए गए हैं इन सोसाइटीज़ को, लेकिन फिर भी लाभ नहीं आते। शेड्यूल 5 के तहत आपने ये प्रयास किए कि इस तरह के मेजर्स डेवलप किए जाएं कि लैंड प्रोटेक्ट हो, वेलफेयर के और सोशल एडवांसमेंट के प्रोसेसेस चलें। शेड्यूल 6 के तहत आपने कोशिश की कि ऑटोनोमस काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स बने, और लैंड मैनेजमेंट, लैंड रेगुलेशन, लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस आप इन ट्राइबल सोसाइटीज़ के अधीन दें। लेकिन इन्हीं शेड्यूल्स के फलस्वरूप फिर हुआ ये कि आपने बहुत सी नई टर्मिनोलॉजीज़ और नए सेक्शंस बना लिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पर, और फिर वो फॉरेस्ट आपने इन सोसाइटीज़ को जो लीगल एंटाइटलमेंट था फॉरेस्ट के ऊपर, इन रिज़र्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को
उस लीगल एंटाइटलमेंट से बाहर रखा, तो फिर काफ़ी बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट बाहर हो गए उनके अधिकार क्षेत्र से, और इनफैक्ट शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 की प्रोटेक्शन नेगेटिव रोल प्ले कर गई उनके लिए एक लेवल पे। उसके अलावा बहुत से कानून आते रहे, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, जैसे द ट्रीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1988 का, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इस तरह की चीज़ों ने भी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए आदिवासी समाज के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चुनने बिनने को लेकर के, फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करने को लेकर के, एनिमल ग्रेजिंग को लेकर के। तो वो डे बाय डे उनका एरिया इंक्रोच होता गया, डे बाय डे उनकी नीड्स तो बढ़ रही थी और उनके राइट्स ख़त्म होते चले गए, कल्चर कस्टम मैनर डिस्टॉर्ट होता चला गया। ये रीज़न रहा कि वो सफ़र करते रहें। तो दैट इज़ द आस्पेक्ट। क्या सुझाव दिए जाते हैं? सुझाव यही दिए जाते हैं कि जो बड़े पैमाने पर इनवॉलेंटरी डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्हें ख़त्म किया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए। ये कैसे होगा? जब आप राइट्स बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन का। देखिए 2013 में गवर्नमेंट कानून लेकर के आई लैंड एक्विजिशन का, जिसने 1894-95 के ब्रिटिशर्स के समय के बने कानून को बदला। इतने लंबे समय तक आप ब्रिटिशर्स के समय बने कानून को ही यूज़ कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन। उसे चेंज करने का काम सरकार ने किया। 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंट मैनर में लैंड एक्विजिशन, सो राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये इसका पूरा नाम है। राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसके तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया गया और एक लीगल मैंडेट दी गई गवर्नमेंट के ऊपर कि रिहेबिलिटेशन इज़ अ लीगल मैंडेट। आपको जो भी लोग विस्थापित हों विकास के कार्यक्रमों की वजह से अपनी ज़मीन से, अपने घरों से, अपने क्षेत्र से, उनका रिहेबिलिटेशन करना है और उनका रीसेटलमेंट होना ज़रूरी है और फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। राइट टू फेयर कंपनसेशन है उन सोसाइटीज़ के पास और ट्रांसपेरेंसी हो लैंड एक्विजिशन में। तो एक्ट का नाम ही अपने आप में ये बताता है कि वो किन किन एलिमेंट्स के साथ आता है। राइट टू फेयर कंपनसेशन, मुआवजा उन्हें सही मिले, ट्रांसपेरेंसी हो लैंड एक्विजिशन में और रिहेबिलिटेशन भी हो, रीसेटलमेंट भी हो। ये नहीं है कि आपने उन्हें रिहैब कर दिया किसी नई जगह पे और आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो सेटल हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि नहीं। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो रिहेबिलिटेशन में जगह आती है, घर आता है, वो दी जाए। रीसेटलमेंट में आता है कि उन्हें उस प्रोजेक्ट में नौकरी दी जाए। ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन में आता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑक्शंस के माध्यम से फेयर मैनर में उन लोगों का कंसेंट ले जिनकी ज़मीनें हैं, फिर लैंड एक्वायर करे और फिर मार्केट रेट को देखते हुए असेसमेंट की जाए कि ज़मीनों की वाजिब कीमत क्या बनती है जो उन्हें सही समय पे दी जाए। ये सारे प्रावधान रखे गए। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था, लेकिन इसमें भी ये देखा गया कि अब तक एमिनेंट डोमेन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो लॉस होने थे इन सोसाइटीज़ को, वही इतने बड़े पैमाने पर हो गए कि 2013 के समय में आया हुआ ये कानून बहुत देर से आया हुआ कानून माना गया। पहला नुकसान कि अब तक के हुए नुकसानों की भरपाई ही बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो इस कानून की बात की गई तो इस कानून के तहत जो पब्लिक पर्पस है वो बहुत ही वाइड सेंस में डिफ़ाइन किया गया है। जैसा कि मेरा 2013 का लैंड एक्विजिशन के ऊपर कानून को लेकर के, प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, इस टॉपिक के ऊपर मेरा टॉपिक है बहुत डिटेल में, कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर भी है, पॉलिटी के इकोनॉमी के सेगमेंट में भी है और पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में भी है। उसमें ये सारा डिटेल में समझाया गया है। लैंड एक्विजिशन का ये लॉ बहुत डिटेल में है। आज हम इस टॉपिक की मर्यादा के तहत से कर रहे हैं कि पब्लिक पर्पस वर्ड बहुत वाइड है और जब इतनी सारी चीज़ें पब्लिक पर्पस हो जाएंगी तो फिर पब्लिक पर्पस के नाम पर यूटिलिटेरियन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब 90 लोगों की अगर उससे हित हो रहा है तो 10 लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, इस सिद्धांत के आधार पर जब गवर्नमेंट एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत इस्तेमाल करके फिर लैंड एक्विजिशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि पब्लिक पर्पसेस का अब दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है और फिर पब्लिक पर्पसेस के नाम पर विकास के कई कार्यक्रम होंगे जिसके तहत और भी विगरेसली लैंड एक्विजिशंस होंगी इस कानून के तहत। तो यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ उनका रिहेबिलिटेशन कहीं कर देना और रीसेटलमेंट कर देना ही उनके कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करने लायक बहुत है, पर्याप्त है। इस बात का ये सवाल बनता है। तो ये